पिछली कक्षा में बच्चों छंद में बता रहा था। छंद में लघु और लघु के नियम तक मैंने बताया था। आज मैं पुनः आप लोगों को दीर्घ वर्ण या गुरु के बारे में बताऊंगा। दीर्घ वर्ण क्या होता है, इसको गुरु भी कहा जाता है। तो दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं, पहले ये सुन लीजिए। दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हस्व वर्ण से दो गुना समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हस्व वर्ण से दो गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। दीर्घ वर्ण को गुरु भी कहा जाता है और इसका जो चिन्ह होता है वह इस आकार का होता है। ऐसे किस आकार का होता है? इस आकार का होता है। तो दीर्घ वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हस्व वर्ण से दो गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण भी कहा जाता है या गुरु भी कहा जाता है और इसका जो चिन्ह होता है वह इस आकार का होता है। तो देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में हस्व वर्ण से, हस्व वर्ण यानी लघु वर्ण, हस्व वर्ण से दो गुना समय लगता है, उन्हें दो गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। दीर्घ वर्ण को गुरु भी कहा जाता है। इसका चिन्ह इस आकार का होता है। ये आपका रहा दीर्घ वर्ण या गुरु, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हस्व वर्ण से दो गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। दीर्घ वर्ण को गुरु भी कहा जाता है। इसका चिन्ह इस आकार का। अब आपको देखना है दीर्घ वर्ण के उदाहरण कौन कौन से हैं जो दीर्घ वर्ण है। उदाहरण देखिए कौन कौन है जिनको दीर्घ वर्ण कहा जाता है। जैसे में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ वर्ण है। अब इसके नियम क्या है, कब आप किसको दीर्घ मान लेंगे? तो दीर्घ वर्ण के नियम या गुरु के नियम देखिए। कुछ इसके नियम है जिसके आधार पर हम इन्हें दीर्घ मानते हैं। पहला देखिए नियम क्या है। पहला नियम है कि दीर्घ स्वर और उससे युक्त व्यंजन, दीर्घ स्वर और उससे युक्त व्यंजन गुरु माने जाते हैं।
इसे सुन लीजिए, दीर्घ स्वर और उससे युक्त व्यंजन दीर्घ माने जाते हैं। ये पहला नियम है इसका, गुरु का पहला नियम है दीर्घ स्वर और उससे दीर्घ स्वर और उससे संबंधित व्यंजन या उससे युक्त व्यंजन, उससे युक्त व्यंजन गुरु माने जाते हैं। ये पहला आपका नियम है, दीर्घ स्वर और उससे युक्त व्यंजन गुरु माने जाते हैं। दीर्घ स्वर और उससे युक्त व्यंजन गुरु माने जाते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नियम, यदि हर्ष स्वर के बाद विसर्ग आए, यदि हर्ष स्वर के बाद विसर्ग आए या आ जाए तो वह गुरु माना जाता है। यदि ह्रस्व स्वर के बाद विसर्ग, चिन्ह क्या होता है विसर्ग का, ये होता है चिन्ह आए या आ जाए। यदि हर्ष स्वर के बाद विसर्ग आ जाए तो वह गुरु माना जाता है, तो वह गुरु माना जाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं यहाँ प्रातः विसर्ग आ गया, प्रातः विसर्ग आया यानी तो क्या हो जाएगा, दीर्घवर्ण हो जाएगा यहाँ पे, यानी गुरु हो जाएगा। प्रातः यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दीर्घ हो जाएगा यानी गुरु हो जाएगा। अब तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि अनुस्वार वाले सभी स्वर एवं सभी व्यंजन, अनुस्वार वाले सभी स्वर एवं सभी व्यंजन गुरु माने जाते हैं। और यदि आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता पड़ने पर अंतिम ह्रस्व को या अंतिम ह्रस्व स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है। देखिए इस नियम को, अनुस्वार अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, देखिए अनुस्वार वाले सभी स्वर, अनुस्वार वाले सभी स्वर एवं अनुस्वार वाले सभी स्वर एवं व्यंजन एवं सभी व्यंजन, अनुस्वार वाले सभी स्वर एवं सभी व्यंजन भी गुरु माने जाते हैं। यानी दीर्घ होता है, आवश्यकता पड़ने पर हर्ष स्वर को भी हर्ष स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है। अब देखिए अगला चौथा नियम,
लोग है ना, अनुस्वार वाले सभी स्वर एवं सभी व्यंजन भी गुरु माने जाते हैं। यदि कहीं की आवश्यकता पड़ती है तो हस्त स्वर को भी व्यंजन, हस्त स्वर को भी आवश्यकता पड़ने पर अंतिम हस्त स्वर को, अंत में जो स्वर हस्त स्वर आता है, अंतिम हस्त स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है, जो अंत में हस्त स्वर आता है। अगला नियम देखिए इसका, चौथा नियम क्या है? चौथा कह रहा है कि संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी हस्त स्वर गुरु माना जाता है। संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो हस्त स्वर गुरु माना जाता है। देख लीजिए भी, संयुक्त अक्षर कह रहा है संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो, उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी, अनुस्वार हो तो भी हस्त स्वर, तो भी हस्त स्वर गुरु मान लिया जाता है। हस्त स्वर गुरु माना जाता है या मान लिया जाता है। ये आपके चार नियम जो है गुरु के हैं, यानी दीर्घ के नियम है। अब इस विशेष परिस्थितियां भी आती है, वो भी देख लीजिए विशेष वाला में। विशेष वाला देखिए क्या है विशेष वाले में, कहीं कहीं मात्राओं की गणना में चरण की पूर्ति के लिए, बताएं शुरू में चरण क्या होता है, पाद क्या होता है, तो कहीं कहीं मात्राओं की गणना में चरण की पूर्ति के लिए उच्चारण को दृष्टि में रखते हुए, उच्चारण को दृष्टि में रखते हुए लघु को गुरु और गुरु को लघु रूप में मान लिया जाता है। इसे सुन लीजिए, बहुत विशेष है यह। कहीं कहीं मात्राओं की गणना में चरण की पूर्ति के लिए उच्चारण को दृष्टि में रखते हुए लघु को गुरु और गुरु को लघु मान लिया जाता है। यह विशेष परिस्थितियों में ही होता है। कहीं 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 मात्राओं की गणना में चरण की पूर्ति के लिए, कहीं मात्राओं की गणना में चरण की पूर्ति के लिए उच्चारण को ध्यान में रखकर, उच्चारण को ध्यान में रखकर लघु को गुरु और गुरु को लघु मान लिया जाता है। गुरु को लघु मान लिया जाता है। ये आपका रहा गुरु के नियम, विशेष नियम बताया, विशेष है यह चरणों की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है इसमें गति। गति किसे कहते हैं? छंद में आता है गति। गति किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। पढ़ते समय
कविता के स्पष्ट एवं सुखद प्रवाह को ही गति कहते हैं। कविता को यानी पढ़ते समय कविता के सुखद एवं स्पष्ट प्रवाह को ही गति कहते हैं। देख लीजिए भी, पढ़ते समय कविता के स्पष्ट एवं सुखद प्रवाह को ही गति कहते हैं। प्रवाह को ही गति कहते हैं। ये गति है। गति के बाद आता है यति। गति के बाद आता है यति। यति क्या होता है? देखिए, उसको भी देख लीजिए। गति के बाद यति। यति क्या होता है? छंदों में विराम या रुकने के स्थल को ही गति कहते हैं, यति कहते हैं। छंदों में विराम या रुकने के स्थल को ही यति कहते हैं। छंदों में विराम या रुकने के स्थल को ही यति कहते हैं। अब अगला है तुक। तुक किसे कहते हैं? तुक किसे कहते हैं? देख लीजिए, छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को, छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को ही तुक कहते हैं। जो समान वर्णों की आवृत्ति होती है उसे ही तुक कहते हैं। देखिए, छंद के चरणों के अंत में, छंद के चरणों के अंत में, छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की, कह रहा है समान वर्णों की आवृत्ति को, समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। ये आपका तुक हो गया। तो मैंने तीनों बता दिया। गति क्या होता है, यति क्या होता है और तुक क्या होता है। अब हमको इसमें पढ़ना है संख्या, क्रम और गण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या। संख्या किसे कहते हैं? छंद के अंतर्गत छंद में मात्राओं और वर्णों की गिनती को ही संख्या कहते हैं। छंद में मात्राओं और वर्णों की गिनती को ही संख्या कहते हैं। देख लीजिए, छंद में मात्राओं व
वर्णों की गिनती को ही संख्या कहते हैं। छंदों में मात्राओं और वर्णों की गिनती को ही संख्या कहते हैं। अब इसमें आता है संख्या के बाद क्रम। क्रम क्या है? देखिए क्रम, क्रम किसे कहते हैं? छंद में लघु वर्ण और गुरु वर्ण की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। छंद में लघु वर्ण और गुरु वर्ण की व्यवस्था को ही छंद कहते हैं। देखिए छंद में लघु व गुरु वर्ण की व्यवस्था को ही क्रम कहते हैं। छंद में लघु व गुरु वर्ण की व्यवस्था को ही छंद क्रम कहते हैं। अब आपका एक है और गण। गण क्या होता है? संख्या, क्रम और तीसरा होगा आपका गण। इसको भी लिख दीजिए, इसको भी समझ लीजिए। गण क्या होता है? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या? तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों का प्रयोग वाणिक यानी वृत्त लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए ही किया जाता है। और इनकी जो संख्याएं होती है गण की, वह 8 होती है। फिर से इसको देख लीजिए। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों का प्रयोग वाणिक यानी वृत्त में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। देखिए गण, गण किसे कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों का प्रयोग लघु एवं गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है। बनाए रखने के लिए किया जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। यह 8 रखी निश्चित की गई है। गणों की संख्या 8 निश्चित की गई है। देख लीजिए एक बार और मैं बताता हूं। दीर्घ वर्ण या गुरु, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ वर्ण कहते हैं। दीर्घ वर्ण को गुरु भी कहा जाता है। इसका चिन्ह इस आकार का होता है। उदाहरण में मैंने बताया जैसे आ है, बड़ी है, बड़ा है, ओ है, औ है, आदि जी क्या है? दीर्घ वर्ण है। अब दीर्घ वर्ण के नियम या गुरु के नियम मैंने बताया, यह है दीर्घ स्वर और उससे युक्त व्यंजन गुरु माने जाते हैं। पहला नियम है दीर्घ स्वर और उससे युक्त व्यंजन दीर्घ माने जाते हैं या गुरु माने जाते हैं। दूसरा नियम कह रहा है यदि ह्रस्व स्वर के बाद
यदि हस्व स्वर के बाद विसर्ग आए, ध्यान दीजिए, विसर्ग आए तो वह गुरु माना जाता है। जैसे प्रातः है, प्रातः में तो लघु वर्ण है, लेकिन विसर्ग आ गया है तो अब यहां जब मात्रा की गणना होगी तो यह गुरु के रूप में होगी इसकी गणना। तीसरा कार्य है अनुस्वार। अनुस्वार वाले सभी स्वर एवं सभी व्यंजन भी गुरु माने जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंतिम हस्व स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है। चौथा है संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी हस्व स्वर गुरु ही माना जाता है। विशेष परिस्थितियों में एक नियम है कि कहीं कहीं मात्राओं की चरण की पूर्ति के लिए, कहीं कहीं मात्राओं को चरण की पूर्ति के लिए कहीं कहीं मात्राओं की चरण की पूर्ति के लिए कहीं कहीं मात्राओं की गणना में, थोड़ा सा यहां पर हो गया है, मात्राओं की गणना में चरणों की पूर्ति के लिए उच्चारण को ध्यान में रखकर लघु को गुरु और गुरु को लघु मान लिया जाता। अब आता है गति। गति किसे कहते हैं? पढ़ते समय कविता की स्पष्ट एवं सुखद प्रवाह, पढ़ते समय कविता की स्पष्ट एवं सुखद प्रवाह को ही गति कहते हैं। दूसरा है यत। छंदों में विराम या रुकने के स्थल को, छंदों में विराम या रुकने के स्थल को ही यति कहते हैं। तीसरा है तुक। छंद की चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया है संख्या। संख्या क्या होता है? तो छंद में मात्राओं व वर्णों की गिनती को ही संख्या कहते हैं। क्रम है, छंद में लघु व गुरु वर्ण की व्यवस्था को ही क्रम कहते हैं। अगर अंतिम आया है गण। गण क्या होता है? तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों का प्रयोग लघु एवं गुरु के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए या बनाए रखने के लिए किया जाता है। गणों की संख्याएं 8 होती है। अब इन गणों की संख्याएं 8 होती है, उन 8 संख्याओं को मैं बता रहा हूं आपको। गणों की संख्या 8 होती है, उनके क्या लक्षण होता है उसको मैं बता रहा हूं। गण के लक्षण एवं गण के लक्षण एवं स्वरूप ये स्वरूप देख लीजिए। इसको एक मैं तालिका से आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद आपका आएगा गण। गण के बाद आपका आएगा उसका लक्षण क्या होता है। लक्षण के बाद आएगा आपका रूप, उसका क्या होता है। और अंत में आता है उसका उदाहरण। लक्षण, रूप और अंत में आएगा उदाहरण। देखिए क्रम संख्या 1 गण। गण में क्या होता है? पहला गण होता है मौगण। क्या होता है? मौगण।
मगण को देखिए, इसका लक्षण क्या होता है? मगण का जो लक्षण होता है सर्वगुरु होता है, सर्व गुरु होता है। इसका रूप क्या होगा? जब सर्वगुरु होगा तो उदाहरण क्या होगा सर्वगुरु का? सर्वगुरु का उदाहरण हो जाएगा आपका ना जी। देखिए, ये भी गुरु हुआ, ये भी गुरु हुआ, ये भी गुरु हुआ, यानी सभी गुरु हुए। और दूसरा क्रम देखिए, मगण के बाद आता है यगण। इसका लक्षण जो होता है, इसका लक्षण होता है आदि लघु, और बाद में दो गुरु होते हैं। आदि लघु और बाद में दो गुरु। रूप क्या होगा? आदि में लघु कह रहा है, यानी शुरू में लघु होगा, अंत में दो गुरु यानी दो गुरु होगा। अब इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। इसका उदाहरण होगा लघु यानी गुरु गुरु सवेरा, ये लघु हुआ, ये गुरु हुआ और ये गुरु हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है? मगण पहला होता है, दूसरा यगण होता है, तीसरा रगण होता है। इसका लक्षण क्या होता है रगण का? रगण का लक्षण होता है आदि अंत में गुरु, आदि अंत में गुरु, बीच में लघु। बीच में क्या होगा? लघु होगा, यानी मध्य में लघु होगा। बीच कहिए या मध्य कहिए, लघु होगा। तो आदि अंत में गुरु, आदि में गुरु, अंत में गुरु और मध्य में लघु। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? इसका उदाहरण हो जाएगा केतकी। कुछ और भी आप ले सकते हैं जिसमें आदि में गुरु हो, अंत में गुरु हो और बीच में मध्य में क्या हो? लघु। अब देखिए चौथा क्या है? मगण यगण रगण। अब आपका आता है सगण। क्या आता है? सगण। सगण, सगण का जो लक्षण होता है वो होता है, सगण का लक्षण जो होता है वो प्रारंभ में लघु होता है और अंत में गुरु होता है। यानी क्या होगा? प्रथम दो लघु और अंत में गुरु। इसका रूप कैसे होगा? इसका जो उदाहरण होगा वह होगा प्रथम दो लघु अंत में गुरु, यानी रचना। रचना होगा। अब आइए पांचवा, सगुण तक हो गया है। पांचवा होता है तगुण। पांचवा होता है तगुण। तगुण का जो लक्षण होता है वो होता है प्रारंभ में दो गुरु और अंत में लघु होता है। यानी प्रथम दो गुरु अंत में लघु, यानी प्रथम दो गुरु अंत में लघु। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा प्रथम दो गुरु है यानी आकार, आकार हो जाएगा। अब छठा में देखिए, तगण के बाद क्या होता है? जगण। जगण, जगण का जो लक्षण होता है वो होता है आदि अंत में लघु और मध्य में गुरु। आदि
अंत में आदि और अंत में लघु और अंत में मध्य में गुरु होता है। इसका रूप आपका हो जाएगा आदि और अंत में लघु कह रहा है और मध्य में क्या कह रहा है, गुरु कह रहा है। इसका आपका उदाहरण हो जाएगा नरेश, यानी ये क्या हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया और रे सब क्या हो गया, गुरु हो गया। अगला आपका 7वां जो नंबर है क्रम में वह है भगण। भगण का जो लक्षण होता है वह होता है प्रथम गुरु, बाद में दो लघु होते हैं। यानी लक्षण कर रहा है कि प्रथम गुरु और बाद में प्रथम गुरु और बाद में दो लघु होते हैं। इसका रूप हो जाएगा, कह रहे हैं प्रथम गुरु और बाद में दो लघु होते हैं। इसका रूप ऐसे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण गायक। अंतिम है आपका नगण, अंत में है आपका नगण। नगण का जो लक्षण होता है सर्वलघु, सर्वलघु, सर्वलघु होगा। इसका रूप ऐसे होगा और इसका जो उदाहरण होगा वह होगा कमल। ये आपका गण के लक्षण एवं स्वरूप मैंने बता दिया। पहला होता है गण मगण, उसका लक्षण होता है सर्वगुरु होगा, यानी सभी उसके जो वर्ण आते हैं वह गुरु होते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने नानाजी को दिखाया है। दूसरा है यगण, यानी इसके आदि लघु होगा, आदि लघु होगा और बाद में दो गुरु होंगे, जिसका स्वरूप ऐसे होगा, यानी गुरु लघु और गुरु गुरु। उदाहरण इसका क्या होगा, सवेरा होगा। तीसरा वर्ण है गण है आपका रगण, आदि अंत में आदि अंत में आदि और अंत में गुरु, आदि और अंत में गुरु, मध्य में लघु। आदि अंत में गुरु और मध्य में लघु, यानी इसका उदाहरण होगा केतकी। अगला है सगण, प्रथम दो लघु होंगे और अंत में गुरु होगा। इसकी उदाहरण क्या दिया है मैंने, रचना। तगण, प्रथम दो गुरु होते हैं, प्रथम जो वर्ण होते हैं दो गुरु होते हैं और अंत में जो वर्ण होता है वह लघु होता है। इसका मैंने उदाहरण दिया है आपका आकार। तीसरा होता है जगण, यानी आदि अंत में लघु और मध्य गुरु होता है। आदि और अंत में लघु है और बीच में क्या है, गुरु है, यानी इसका उदाहरण क्या होगा, नरेश होगा। भगण, प्रथम गुरु बाद में दो लघु होंगे, प्रथम गुरु है बाद में दोनों क्या है, लघु है। उदाहरण मैंने क्या दिया है, गायक। तीसरा आपका है नगण, अंत में नगर है, इसका लक्षण जो है सर्वलघु होगा, यानी सभी इसके जो वर्ण आएंगे वह लघु आएंगे, लघु होंगे, यानी इसका रूप होगा। और इसका मैंने उदाहरण दिया है कमल। तो बच्चों आज इतना ही, अगले दिन मैं छंद के प्रकार बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।